मंच पर बुलाना चाहूंगी। डायरेक्टर हैं AISC ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी से, आईएसएक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर हैं डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी। जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत करेंगे। लगातार इनका जो फोकस है वो स्किल बेस्ड क्वालिटी एजुकेशन पर रहा है। किस तरीके से काम कर रही है स्किल बेस्ड क्वालिटी एजुकेशन पर, इस पर चर्चा होगी। हमारे अगले पैनल को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। कोपल सलूजा जी, आप प्लीज मंच पर आए। चांसलर हैं सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी से, और इनकी यूनिवर्सिटी किस तरीके से प्रदेश के युवाओं को तैयार कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, इनसे भी इन पर चर्चा होगी। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि हमारा आखिरी पैनल जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे अगले पैनलिस्ट को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। मिस्टर आदित्य पटेल जी, फाउंडर एंड MD विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर से। सर आप प्लीज मंच पर आए। मिस्टर आदित्य पटेल जी विनर्स इंस्टीट्यूट से फाउंडर और MD हैं, लेकिन विनर्स इंस्टीट्यूट किस तरीके से काम कर रही है आपको ऑडियो विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे। प्ले द AV। तो देखिए, आपको AV हम दिखाते हैं लेकिन विनर्स इंस्टीट्यूट किस तरीके से विनर्स को तैयार कर रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि लगातार इसी कड़ी में काम किया जा रहा है कि कैसे प्रदेश के युवाओं को हार का सामना ना करना पड़े, और अगर हार का सामना करना भी पड़ता है उसके बाद दोबारा से कमबैक वापस कैसे हो, इसको लेकर लगातार कोशिशें जारी है। तो ये जो हमारा खास पैनल है अपने आप में बहुत खास है, आखिरी पैनल जरूर है लेकिन इसमें हमारे साथ 2 महिलाएं जुड़ी हुई हैं पैनलिस्ट के तौर पर और एक युवा चेहरा हमारे साथ है। तो लगातार इनसे हम चर्चा करेंगे लेकिन एक बार आपको विनर्स इंस्टीट्यूट को लेकर ऑडियो विजुअल के माध्यम से जानकारी देते हैं। आदित्य पटेल, जिन्होंने कड़ी मेहनत और समर्पण से सफलता की हर इक्वेशन को हल किया। इनका SBI PO सहित 12 से अधिक सरकारी पदों पर चयन होने के बाद भी पढ़ाने का जुनून व युवाओं के सपनों को साकार करने का लक्ष्य इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में ले आया। 2018 में इन्होंने विनर्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो कि आज सफलता के नए आयाम पर है। यहाँ प्रत्येक विषय के लिए एक्सपर्ट शिक्षकों की टीम है। आदित्य पटेल बायो के छात्र होने के बाद भी आज मैथ्स के नंबर 1 शिक्षकों में शामिल हैं। ये रेगुलर क्लास के साथ ही ऑनलाइन शिक्षा भी दे रहे हैं। विनर्स इंस्टीट्यूट के कई छात्र आज देश में महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हमारा एक खास पैनल मंच पर मौजूद है। मैं चाहूंगी मेरी सहयोगी प्रिया से इस पैनल की शुरुआत करें। बहुत धन्यवाद पूजा। और देखिए, बहुत दिलचस्प ये है, मुद्दा इतना खास है और इस पर चर्चा के लिए नारी सशक्तिकरण की मिसाल मंच पर 4 महिलाएं मौजूद है, तो इसके लिए जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। जब शिक्षा की बात करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो आधी आबादी जब शिक्षित होगी तभी देश आगे बढ़ेगा। और देखिए महिलाएं किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। अदिति जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि एक डायरेक्टर के तौर पर, और जब हम बात करते हैं युवाओं को आगे बढ़ाने की और ख़ास तौर पर जब महिलाओं की बात करते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर भी डायरेक्टर के तौर पर। किस तरीके से अपनी भूमिका को देखते हैं आप, और अभी तक का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं जी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने यहाँ इनवाइट किया, और रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी और आईएसएक ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मेरे रोल का सवाल आपने किया है, कोई भी नया व्यक्ति जब किसी ग्रुप में आता है तो उससे यही उम्मीद की जाती है कि कुछ नई चीज़ें, कुछ नए इनोवेशंस, कुछ नई चीज़ें उसमें ऐसी इस तरीके से लाई जाएं कि जो पुराना सिस्टम है वो तो अपनी तरह रहे ही, पर वो और लाइवली हो जाए और कुछ इनोवेशंस इस तरीके से आएँ जो स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहें। मैं अपने रोल की बात करूं तो जब हमारा एक पूरा टीम है, जो युवा टीम है, जो जब RNTU में उसका आगमन हुआ तो कई ऐसे इनिशिएटिव्स हमारे आने के बाद लिए गए। कुछ इनिशिएटिव्स की बात मैं यहाँ करना चाहूँगी। जैसे अभी हम सुन रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया का बहुत बड़ा रोल है अब इंडिया को आगे ले जाने में। अगर मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो अराउंड 1900 स्टार्टअप्स हैं जो मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। इन्हीं स्टार्टअप्स को आगे ले जाने के लिए AIC RNTU का गठन हमने किया। अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो नीति आयोग की एक योजना है, हमारे यहाँ बहुत ही कार्यकुशलता से इसका रोल आउट किया गया है। हमने अभी तक 72 स्टार्टअप्स को अपने सीड फंड के द्वारा लाभान्वित किया है, और कई मेंटरशिप पॉसिबिलिटीज़ भी हम उन स्टार्टअप्स को देते हैं। उन्हें कई ऐसे सेशंस में इनवाइट करते हैं जहां पे वो अपने स्टार्टअप को आगे लेके जाएं। दूसरा बड़ा इनोवेटिव कार्य जो यूथ के आने के बाद हुआ वो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर को सामने लाने का। हम ये मानते हैं कि केवल साइंस और एजुकेशन से ही एजुकेशन परिपूर्ण नहीं होती है,
उसमें इंडियन आर्ट और कल्चर का भी बहुत बड़ा रोल है. एंड टू मैरी बोथ ऑफ दीज वी स्टार्टेड विश्वरंग इन 2019 विच is now a global event. Around 30 countries उसमें सामने आती हैं और इसका केवल एक मेन एम यही है कि हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस को हम आगे लेके आएँ और इंडियन आर्ट और कल्चर को ग्लोबल स्टेज पे जगह मिले. तो ये दो चीज़ें ऐसी रहीं जिनने हमें बहुत ज़्यादा हाइट दी है. रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी ने विश्वरंग के बाद ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के काम किया है. हमें ये समझ में आया कि अभी भी भाषा शिक्षण की बहुत ज़रूरत है, तो हमने भाषा शिक्षण केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपने यहाँ इस्टेब्लिश किया. इसी के साथ साथ हमने ट्रांसलेशन केंद्र भी इस्टेब्लिश किया. विद चेंजिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड विद बाउंड्रीज बिकमिंग लूज, भाषा शिक्षण और ट्रांसलेशन का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आता है. और एज अ युवा हम लोग ये जान पाए और हमने इन इनोवेशंस को रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश किया. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. कोपल सलूजा जी, अगला सवाल आपसे रहेगा. आप सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, तो आपने बहुत करीबी से देखा है कि किस तरीके से युवाओं को तैयार वहाँ पर किया जा रहा है. कितना समय आपको हुआ है एजुकेशन सेक्टर में और आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी अब तक कितने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में समर्थ हो पाई है, कितने युवाओं को रोजगार अब तक दे पाई है? Thank you. I would like to thank ZMPCG for inviting me here on behalf of SAM Global University. Coming on to your question, I completed my studies from Spain. तो मैं 2020 में वापस आई थी, just before COVID hit. I think it was a good time to come back. एंड बट चूँकि मेरे पेरेंट्स मेरी जो ग्रेजुएशन है वो भोपाल से ही थी, सो मैंने तभी से आई थिंक मेरे पेरेंट्स के साथ डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना, उनसे एडवाइजेस लेना, थोड़ा थोड़ा कॉलेज में, उस टाइम पे यूनिवर्सिटी नहीं थी तो कॉलेज में इंस्टीट्यूशंस में हेल्प करना, आई थिंक वो मैंने तभी से चालू कर दिया था. सो देखा जाए तो मैं बचपन से ही, चूँकि मैं मेरे पेरेंट्स के साथ डिस्कशंस और मैं वो माहौल में बड़ी हुई हूँ, तो आई थिंक हमेशा से ही वो एक चीज़ देखी है. और जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, सो अभी तक आई थिंक सैम ग्रुप ओवरऑल, चूँकि सैम ग्रुप वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1968, स्कूल से शुरुआत हुई थी. उसके बाद सैम गर्ल्स कॉलेज आया 1999 में, एंड उसके बाद बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आए. सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी वॉज established around 2 years back. तो अभी तक we have placed, और मे बी मैं बोलूँ कि एम्प्लॉय किया है हमने, आई थिंक मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स की लाइफ हमने टच करी है. बिकॉज बहुत सारे लोग जॉब्स में भी गए हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में गए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना खुद का भी काम करना स्टार्ट किया है. इवन मैं बताऊं तो हमने एक इंक्यूबेशन सेंटर भी चालू किया था इन 2020. सो आई थिंक उसके थ्रू भी हम काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में. सो ओवरऑल आई थिंक वी हैव टच्ड मोर देन 50,000. मैं आपके पास आऊँगी और आगे भी आपसे जानने की कोशिश करूँगी, क्योंकि एक युवा से किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपके ज़रिए, उनके ज़रिए भी, आदित्य जी के ज़रिए भी हम तमाम जानकारी हासिल करते हैं. लेकिन आदित्य जी, जब हम बात करते हैं विनर्स इंस्टीट्यूट की, इसके पीछे का राज और कितने विनर्स आपने तैयार किया, इस पर तो हम बात करेंगे. लेकिन जब मैं आपके बारे में जान रही थी तो मैंने देखा कि व्यक्ति सोचता है कि एक नौकरी निकल जाए, चलो संतुष्ट नहीं हुआ, 2 नौकरी निकल जाए, 3 निकल जाए, 4, 5, उसके बाद फिर व्यक्ति छोड़ देता है. 12 जॉब निकल गई, लेकिन फिर भी आपने शिक्षक को ही बनना चुना, क्यों? देखिए, मेरा जो करियर है वो टीचर से ही स्टार्ट हुआ था. अराउंड 12 इयर्स बैक मैं इंदौर में छोटे से टीचिंग प्रोफेशन से मैंने स्टार्ट किया था. कहीं ना कहीं उसी प्रोफेशन को मैं कंटिन्यू करना चाहता था, बट क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और गवर्नमेंट जॉब, मतलब आपकी कितनी अच्छी प्राइवेट जॉब हो, डजेंट मैटर, गवर्नमेंट जॉब होती है, ये हमने बचपन से सुनते आए. सो कहीं ना कहीं एक प्रेशर था कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और इसीलिए फिर सब कुछ छोड़ के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट करी. हालांकि प्रिपरेशन पहले भी थी. मैंने अपना सबसे फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब 18 इयर्स की एज में लिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में. उस समय आफ्टर 12th आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते थे बैंक में. अब ग्रेजुएशन हो गया है. सो वहीं से कॉन्फिडेंस आ गया था कि गवर्नमेंट जॉब तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. बट 2013 में कुछ ऐसी कंडीशंस बनी तो प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट करी, एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट किए. और उस ईयर बस ये एक टारगेट था कि जो भी एग्ज़ाम निकलेगा उसको निकालना है, जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसको निकालना है. और लगातार एक के बाद एक एग्ज़ाम्स आते गए,
एग्ज़ाम में देते रहा और अराउंड 11 से 12 फाइनल सिलेक्शंस मैंने उस ईयर में लिए। जॉब भी ज्वाइन मैंने किया, अराउंड 3 से 4 साल मैंने जॉब भी किया। एक चीज़ हमेशा से पिन करती थी कि यार इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, इतने सारे सिलेक्शंस लिए हैं और एक बहुत अच्छी जॉब मैंने एज इन बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस में LIC में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ज्वाइन भी कर लिया था। बट एक पॉइंट हमेशा ये माइंड में आता था कि इतना जो एक्सपीरियंस है, इतने सिलेक्शंस लिए हैं, ये सब वेस्ट है क्योंकि मेरी लाइफ सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है और आगे भी फ्यूचर बहुत अच्छा है, बट ये एक्सपीरियंस अब बेकार हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा स्ट्राइक करती थी और उसी के बाद फिर डिसीजन लिया कि नहीं, ये एक्सपीरियंस को बेकार नहीं जाने देना है क्योंकि इतना स्ट्रगल किया, किसी ने कभी गाइड नहीं किया, कोई किसी प्रकार के रिसोर्सेज नहीं मिले, जो सीखा खुद से किया, बहुत सारी ठोकरें खाई। तो फिर यही डिसीजन लिया कि नहीं, इस एक्सपीरियंस को सभी लोगों के साथ शेयर करना है और या तो मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से सेट कर सकता हूँ या मैं लाखों की लाइफ बदल सकता हूँ। तो वो एक पॉइंट था कि मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया और उसके बाद फिर इंदौर में, पहले मैं छत्तीसगढ़ में पोस्टेड था इन LIC एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। वहाँ पे मैंने फ्री बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मैं सुबह 7 बजे से पढ़ाना शुरू कर देता था, 10 बजे तक पढ़ाता था, फिर ऑफिस चले गए, फिर शाम को 9-10 बजे तक पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया। बट रिसोर्सेज का, क्योंकि एक बहुत छोटा सा एरिया था, बहुत ही कम पॉपुलेशन थी, छत्तीसगढ़ यूं भी एजुकेशन में थोड़ा सा पीछे है, तो लेकिन वहाँ पर भी बच्चों के साथ हमने मेहनत करी और बहुत कम समय में हज़ारों की संख्या में वहाँ पे बच्चे हो गए और बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए वहाँ पे जिनको कभी उम्मीद नहीं थी कि वो कभी गवर्नमेंट जॉब लेंगे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि इंदौर आने का डिसीजन लिया और इंदौर में फिर विनर्स इंस्टीट्यूट की स्टार्टिंग करी। प्रॉब्लम एक ये भी थी कि फाइनेंशियल कुछ भी नहीं था, तो गवर्नमेंट जॉब करना मजबूरी भी थी कि थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो ताकि अपने टीचिंग प्रोफेशन को और करियर को आगे बढ़ाएं। उसके बाद फिर विनर्स इंस्टीट्यूट हमने शुरू किया और शुरू से एक ही चीज़ थी कि ये एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करना है और एजुकेशन इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस लाने हैं। जो चल रहा है वो चीज़ें हमें चेंज करनी है और इसीलिए हमने यूट्यूब पे स्टार्ट किया। आज हमारे यूट्यूब पे 5 चैनल्स हैं और अराउंड 26 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। और ये भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि बैठे हम ज़रूर मध्य प्रदेश में, इंदौर में, लेकिन यहाँ से हम पूरे भारत को कवर कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो बोलते हैं, और भारत का शायद ही ऐसा कोई जिला हो या ऐसा कोई प्लेस हो या शहर हो जहाँ पे हम आज बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। हर दिन ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन सेंटर भी हमारे इंदौर में है, वहाँ पर भी हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो एक अलग करने की चाह हमेशा से रही थी और डिजिटल एजुकेशन में हमने बहुत बड़ा चेंज किया है। एक सपना जो सबसे बड़ा था कि जनरली जो बच्चे सक्षम होते हैं, फाइनेंशियल अच्छे हैं, कंडीशन अच्छी है, वो तो बड़े शहर आ जाते हैं, महानगर में आ जाते हैं और एजुकेशन ले लेते हैं, सिलेक्शन भी ले लेते हैं। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो छोटे शहरों में हैं, गांव में हैं, उनके पास ना फाइनेंशियल वो इतने अच्छे हैं कि बड़े शहर आ सकें, ना उनके पास कोई रिसोर्सेज है, ना कोई गाइडेंस है। तो वहाँ से एक आइडिया आया कि हमने इतने कम चार्जेस में ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च किए जो 200 रुपीज़ में हम कोर्सेज दे देते हैं और 1-1 साल तक बच्चों को पढ़ाते हैं और ऑफलाइन क्लास की सारी फैसिलिटीज़, सारे टीचर्स, नोट्स, स्टडी मटेरियल, मतलब हर चीज़। बच्चे को ये लगता है कि हम महानगर में, बड़े शहर में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपने घर पे कंफर्ट के साथ पढ़ता है। आदित्य जी, एक स्ट्रगल करने वाला इंसान ही समझ सकता है कि रिसोर्सेज की वैल्यू क्या होती है और इतनी मुश्किलों के बाद जो हमें अचीव होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। एक बार जोरदार तालियां आदित्य जी के लिए। और अब सवाल आदित्य जी आपसे है, क्योंकि एजुकेशन में लगातार हम देख रहे हैं चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन कोविड के बाद एक बड़ा रेवोल्यूशन हमने देखा कि आया एजुकेशन सेक्टर में। RNTU की अगर बात करें तो किस तरीके से नए इनोवेशंस RNTU लेकर आए हैं? कोविड के बाद जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो नई एजुकेशन पॉलिसी के आने पे हुआ है और इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि RNTU काफ़ी हद तक तैयार था, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में जो बात है स्किल डेवलपमेंट की और बच्चे को इंडस्ट्री रेडी बनाने की, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में 2012 में इस्टेब्लिश हुई। तभी से स्किल जो है वो एक इंटीग्रेटेड पार्ट रहा है एजुकेशन का और जब भी कोई स्टूडेंट आता है तो उसको साल में 2 स्किल्स देने ही होते हैं और पढ़ने होते हैं और वो क्रेडिटाइज्ड हैं। तो इसीलिए हम इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स ऑलरेडी बना रहे थे। बहुत अच्छी बात है कि ये फॉर्मलाइज
हुआ है। इसी के साथ साथ अगर इनोवेशन की मैं बात करूं तो मैंने अभी बताया कि स्टार्टअप पे हमारा बहुत जोर रहा है और AIC RNTU हैज़ बीन अ बैकबोन ऑफ इनोवेशंस फॉर अस। हमने कई अराउंड 70 स्टार्टअप्स को इंटीग्रेट किया है, उनको मेंटर किया है और खड़ा किया है। इसके अलावा जो इनोवेशन की बात है वो ये है कि अगर हम नई एजुकेशन पॉलिसी को देखें तो अप्रेंटिसशिप पे बहुत जोर दिया गया है। अप्रेंटिसशिप अभी तक बहुत ही निगलेक्टेड एरिया था। भारत की बात करें तो करीब 3 लाख अप्रेंटिस ही हैं इंडिया में, पर ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो कई ऐसे कोर्सेज़ जहाँ पे हमने अप्रेंटिसशिप इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम्स अब लॉन्च किए हैं, जिसमें बच्चा आ तो सकता है पर काम भी कर सकता है। तो लर्न एंड अर्न की पॉलिसी को हमने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है और साथ ही साथ जो मल्टीपल एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स NEP में आए हैं वो भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अब अपने एजुकेशन सिस्टम में, कि अगर बच्चा चाहता है तो पहले वर्ष में आए, पढ़ाई करे, फिर अपने एकेडमिक बैंक क्रेडिट को यूज़ करते हुए बाहर निकले, वापस 2 साल बाद 3 साल बाद या तो वो हमारी यूनिवर्सिटी में ही आए या कहीं और जाके भी वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके के जो इनोवेशंस हैं वो हम साल दर साल लेते आ रहे हैं। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन हम देख रहे हैं इज़ हियर टू स्टे, और इसी के लिए हमने अपना खुद का LMS भी लॉन्च किया है इन द नेम ऑफ ISEC लर्न। और इस पे कई ऐसे स्मॉल सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं जो बच्चा कहीं पे भी रह के अपनी डिग्री के साथ कर सकता है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इंडस्ट्री 4.0 के आने से बहुत सारे ऐसे जॉब रोल्स हैं जो रिडंडेंट होने वाले हैं, बहुत सारे नए जॉब रोल्स भी आने वाले हैं। तो स्पेशलाइज्ड नीश प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत है और इसीलिए एडवांस सर्टिफिकेट इन पाइथन, डेटा साइंस, AI, ML और इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग और सारे कई ऐसे सेक्टर्स को हमने इंक्लूड किया है जिसमें स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स भी हम ऑफर कर रहे हैं। तो ये कुछ इनोवेशंस हैं जो हम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। कोपल, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि जब हम बात करते हैं एजुकेशन के लिहाज से, और आपने कहा कि आप खुद फ़ॉरेन से लौटी हैं और इसके बाद आप ये बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद हो जाती है उन युवाओं की जो कि शिक्षा हासिल करने के लिए भले ही प्रदेश में या फिर देश में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तमाम सुविधाएँ हैं, कॉलेजेस में तमाम तरह के साधन हैं, लेकिन अभी भी बच्चे ज़्यादा ये तरजीह करते हैं कि हम बाहर जाकर, विदेश में जाकर के वहाँ पर पढ़ाई हासिल करें। हमने देखा कि कोविड के दरमियान किस तरीके से उन बच्चों को लाया गया। हालिया उदाहरण है कि रूस यूक्रेन में जो कुछ भी चल रहा है, भारत सरकार की ओर से लगातार बच्चों को लाया गया। लेकिन ऐसे में क्योंकि आप खुद बाहर से आई हैं, क्या अंतर आप ये पाती हैं और आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है ताकि बच्चे बाहर ना जाएं? मुझे लगा कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे फील हुआ यहाँ पे, और मैं स्पेन में थी, तो आई थिंक हमारे यहाँ पे मार्क्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा। एंड आई थिंक आई रिमेंबर द फर्स्ट डे इन क्लास स्पेन में हमें सबसे पहले ये चीज़ बोली गई थी कि मार्क्स मैटर नहीं करते, बिल्कुल मैटर नहीं करते, लर्निंग मैटर करती है। बहुत अलग अलग तरीक़ों से हमें सिखाया जाता था। हमारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स बहुत सारे होते थे। ऑब्वियसली चूँकि मैं जहाँ पे थी वहाँ पे 60 कंट्रीज़ से लोग आए थे पढ़ने के लिए, तो डाइवर्सिटी बहुत थी वहाँ। सो आई थिंक डाइवर्सिटी प्लेज़ अ रोल, जो आपको सिखाती है कि कैसे, क्योंकि देखिए किताबी नॉलेज तो अपनी जगह है पर लाइफ स्किल्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। जब तक आप अलग अलग टाइप के लोगों के साथ रहना, उनसे बात करना नहीं सीखेंगे, आई थिंक आपका एक वो पार्ट कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हो पाता है। मुझे ऐसा लगा कि सबसे हमारा जो फोकस एरिया है वो अभी भी, जो मैं कह रही हूँ, मार्क्स की तरफ है। आई थिंक वो शिफ्ट होना चाहिए। जैसे ही वो शिफ्ट होगा और हम बच्चों को फ्री छोड़ देंगे, ये ऑब्वियसली विद द राइट अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन, कि उनको जो करना है, उनको जो सीखना है, उनकी जो एक्चुअली में जो करना चाहते हैं वो करने दिया जाए। आई थिंक हमारे will have I think way more students making it really good in maybe music, sports, और भी जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें अभी लगता है कि इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम जैसे ओलंपिक्स में देखते हैं या बाकी इंटरनेशनल इवेंट्स में देखते हैं, हम अगर कहीं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाते हैं। आई थिंक मे बी ये एक चीज़ है कि हमें एक तो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग हो, और दूसरा बच्चों को फ्री छोड़ा जाए कि उनको जो करना है, जैसे करना है लाइफ में करने दिया जाए। आदित्य जी, हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे पेरेंट्स
इस वजह से बच्चों को कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करवाने का आइडिया ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आपने एमपी के लोगों को बताया कि फीस की वजह से आपको आइडिया ड्रॉप नहीं करना है, हम आपको कोचिंग देंगे, सिर्फ 199 रुपीज़ में आपको कोर्सेज अवेलेबल कराएंगे, 599 रुपीज़ में आपको कोर्सेज अवेलेबल कराएंगे, जो कि सुनने में बहुत हैरान कर देने वाला लग रहा होगा ज़रूर, लेकिन कैसे आप ये कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। जब कोई भी बच्चा सुनता है कि 199, 599, इनफैक्ट यहाँ जो भी अभी सुन रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि पॉसिबल ही नहीं है, और अगर इतने कम फीस में कोर्स मिल रहा है तो फिर क्वालिटी बिल्कुल नहीं होगी। और ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि फीस अपना एक अलग रोल प्ले करता है, लेकिन क्वालिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और हमारा एक ही टारगेट था, जैसा मैंने पहले बताया, कि जो भी, क्योंकि देखिए हम उन्हीं बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं जो फाइनेंशियली ज़्यादा साउंड नहीं है, और वही उस चीज़ को समझ सकते हैं कि क्योंकि किसी भी बड़ी सिटी में जाएंगे लाखों का खर्चा होता है फीस के अलावा रहने का। तो आज का कोरोना के बाद हम सीख चुके हैं कि अगर हमें थोड़े अच्छे रिसोर्सेज मिल जाएं तो हम घर बैठे भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कोरोना में हमने कभी अपने सेंटर्स को बंद नहीं करा, हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ थे सबकी वर्क फ्रॉम होम पूरी वर्किंग चली। आज 110 से ज़्यादा लोग हमारे साथ पूरे काम कर रहे हैं, और कोरोना में हमने बहुत बच्चों को यूट्यूब के माध्यम से, ऐप के माध्यम से फ्री एजुकेशन दिया। और एक ही टारगेट था कि जो भी सुविधाएं हम ऑफलाइन सेंटर्स पर देते हैं वो सारी सुविधाएं एज इट इज़ हमें देना है। तो हमने टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा काम किया, ऐप को पूरा इस तरीके से बनाया कि उसमें पूरा लाइव क्लासरूम एक्सपीरियंस रहे। स्टूडेंट्स को नोट्स और सारी चीज़ें चाहिए तो हमें प्रिंट नहीं कराना पड़ता है, हम पीडीएफ के फॉर्म में उन्हें दे देते हैं, तो वो उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। डाउट सेक्शंस होते हैं, टाइम टू टाइम हम मोटिवेशनल सेशंस लेते हैं, टॉक सेशंस लेते हैं, तो एक रियल क्लासरूम एक्सपीरियंस हम वहाँ पे बच्चों को देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है कि हर बच्चा फीस अफोर्ड करना चाहिए, और उसने जो सरकारी नौकरी लेने का सपना देखा है बस वो हमारा सपना, और हम मिलकर मेहनत करेंगे। और देखिए 199 में कुछ नहीं मिलता, किसने कहा? 199 में अच्छी शिक्षा मिलती है। अदिति जी, मैं आपके पास आ रही हूँ अदिति जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कोपल ने पॉइंट बोला कि जब हम तुलना करते हैं, विदेशों की तुलना में हम देखते हैं, तो यहाँ पर उस चीज़ को लेकर, मार्क्स को लेकर और इसके अलावा पूरे स्टाइल को हम लेकर के बात करें, पढ़ाने के तरीके को लेकर बहुत बदलाव हम पाते हैं। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रयास सरकारी स्तर पर जाहिर तौर पर होने चाहिए, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर भी होती है। जब RNTU की बात करते हैं, हम आईसेक्ट की बात करते हैं, तो कैसे आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को कम से कम एक्सपीरियंस पे ज़्यादा उनका फोकस हो? एक बात तो ये है कि अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात कही गई है। तो ये जो कोपल कह रही थी वो बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई बच्चा अगर आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो थिएटर नहीं कर सकता या म्यूज़िक नहीं कर सकता। और इसीलिए अगर आप यूनिवर्सिटी में भी हमारे यहाँ देखेंगे तो मल्टी डिसिप्लिनरी ऑप्शंस और स्किल सेट्स अवेलेबल हैं, इलेक्टिव्स अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ डिपार्टमेंट्स में PhD लेवल फैकल्टी भी है जो उन्हें एक्सपीरियंशियल लर्निंग देती है। और इसके अलावा जो जनरल चीज़ें होती हैं जैसे इंटर्नशिप्स, अब वो फॉर्मलाइज कर दी है, और इसी के साथ साथ अगर इंडस्ट्री विजिट्स हैं वो भी फॉर्मलाइज कर दी हैं। और हमारे जो एम्प्लॉयर नेटवर्क है, वी हैव अ नेटवर्क ऑफ अराउंड 500 कंपनीज़ जिसमें हम रेगुलरली स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए और ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। हमारे टाइप्स इंटर्नशाला जैसी प्लेटफॉर्म से हैं जहाँ से हम उनको इंटर्नशिप जैसी चीज़ें ऑफ़र करते हैं। और साथ ही साथ जो समर प्रोजेक्ट्स हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। कोई बच्चा अगर एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग का बच्चा एग्रीकल्चर में प्रोजेक्ट करना चाहता है तो वी डोंट स्टॉप हिम टू डू दैट, और वो सारी फैसिलिटीज़ हम यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड करते हैं जिससे एक्सपीरियंशियल लर्निंग रहे, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पे भी उतना ही इम्पोर्टेंस हम प्ले करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉलेज बिल्डिंग। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है शिक्षा के क्षेत्र में इनोवेशंस के साथ मिलकर काम करना, टेक्निकल नॉलेज हमारे अंदर रहे और उन स्किल्स पर हम काम करें नॉलेज के साथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पैनल में जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार हमारी ये कोशिश है, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ये कोशिश है कि किस तरीके से शिक्षा और उसके अलावा जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उन पर हम लगातार काम करें। प्रिया, हमने इस पूरे इवेंट के दौरान देखा कि जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में सब कह रहे हैं कि
इंडिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन संभावनाओं की गुंजाइश हमेशा रहती है और उन्हीं संभावनाओं पर हम सबको मिलकर काम करना है। और उसी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार करता है और लगातार हम आपके विषय को उठाते रहते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम विषयों को उठाते रहते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।